वादा कर दो, सवाल तो कोई करेगा नहीं, सबको लगेगा कि अरे यार नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, इस नाम पर वोट मिल जाएंगे, वादा कर दो। लेकिन यहां तो सवाल होने लगे कि आखिर आप जो हर घर सरकारी नौकरी दोगे तो बजट कहां से लाओगे, पैसे कहां से लाओगे? और उसको डिफेंड नहीं, करने की स्थिति में कोई नेता नहीं देखिए वो मैं बार बार बोलता था, तब आरजेडी के समर्थक हम लोगों पे तंज कसते थे, हम लोगों को थे। बुरा बिल्कुल। भला बोलते थे। हम लोग ये बार बार बोलते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति ने इस जुमले को रचा है जिस व्यक्ति का बिहार से कनेक्ट नहीं, उनको पता नहीं बिहार के लोग कितने होशियार हैं। ये बात जो है मजाक में उड़ गई प्रवीण जी। गांव पे बिल्कुल। लोग कहने लगे तुम लोग पढ़ लिख क्यों रहे हो, तुम लोग सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। हंसी मजाक का पात्र जो है उस तेजस्वी को बना दिया गया, वो बहुत डैमेज हुआ। यानी जो युवाओं के वोट आने थे वो नहीं आए, जबकि हम लोग ये कह रहे थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा कीजिए और 1 करोड़ आप रोजगार का वादा कीजिए। 10 लाख सरकारी नौकरी भी कम नहीं है, जहां टोटल 25-26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में, और 10 लाख भी अगर आप वादा करते तो पच जाता, बिल्कुल। पच जाता। लोग लोग समझते हैं कि अच्छा वादा 10 लाख का किया है, 3 लाख भी दे दिया तो बहुत अच्छा काम कर, तो वो पच जाता। लेकिन ये सीधा हर घर सरकारी नौकरी, तो ये बात आरजेडी के बैठक में उठी। एक और बात जो उठी कि जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी माई बहन सम्मान योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी बात कही गई, उस पर तो सरकार पहले ही उसने वर्क कर दिया। यानी पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया, 1100। और महिलाओं के हाथ में जो है 10,000 रुपए अधिकतर महिलाओं को डाल दिए। और कहा जा रहा है कि ये आरजेडी के नेताओं का ही कहना है कि 60,000 से अधिक यानी 62,000 महिलाओं को हर विधानसभा में 10,000 रुपए मिले। तो वो बिल्कुल। टर्न अराउंड जो हुआ, वो एक तो पिछले बार से 12% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, और भीड़ भी महिलाओं बहुत ज्यादा थी, वो पूरा वोट एनडीए के समर्थन में चला गया। और वो 200 यूनिट फ्री बिजली वाला जो दिया गया, वो भी 125 यूनिट फ्री बिजली मिल ही चुकी थी। तो ये झारखंड में भी देखा गया कि जो हेमंत सरकार ने डिलीवर कर दिया, उसमें लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ गया, जबकि बीजेपी तरह तरह के वादे करती रही, जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि जो मिल गया उसको लोग समझते हैं कि ये तो एक्टिव प्लान है। तो इनएक्टिव के सपने की तरफ कौन जाए, ये तो हकीकत है। तो ये चीज है, ये झारखंड में भी ये देखने को मिला। उसके बाद एक और बात सामने आ रही कि जमीनी नेता जो है वो तेजस्वी से उनकी दूरी बन गई, और तेजस्वी बिल्कुल। यादव से उनकी मुलाकात ही नहीं होती थी। तो रियल फीडबैक जो है, जैसे देखिए पेड टीम क्या करेगी, वो तो यही देगी कि आपकी लहर चल रही है, उसको तो पैसे से मतलब है, उसको पता है कि इलेक्शन से पहले हमें भुगतान लेके निकल जाना है। लेकिन जो बिल्कुल। वर्कर है, जो कैडर है, वो तो जीता है और मरता है अपनी पार्टी के लिए, हाँ, यानी उससे कोई आरजेडी कनेक्ट नहीं है। वर्कर, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में और जो तेजस्वी यादव में एक प्रकार से संवादहीनता की स्थिति हो गई, कि संवादहीनता की वजह से वो लोग नाराज हो गए, और या तो वो वोट देने ही नहीं गए, या फिर जो जाते तो कोई अपना वोट मान लिया जाए, हो सकता है सपोर्टर के नाते दे भी दिया हो, लेकिन वो और जो वोटरों को खास करके बूथ तक ले जाते वो नहीं ले गए, वो एक प्रकार से निष्क्रिय हो गए। अच्छा देखिए, चुनाव के आप देखिए मतगणना से एक दिन पहले रात में जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और फिर सुनील कुमार सिंह जो थोड़े से हैं ही, अब तो चुप हो गए, पता नहीं किस बिल में छिप गए, जब उन्होंने सुनील कुमार सिंह ने पोस्ट किया और तेजस्वी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तभी मुझे लग गया कि इनको फीडबैक कैंडिडेट से नहीं मिला। जो वो बातें बोल रहे हैं, ऐसा फीडबैक पब्लिक की तरफ से नहीं। पूछिए क्यों? होता क्या है कि चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो वो पोलिंग एजेंट से पता चल जाता है उम्मीदवार को कि उनकी रियल स्थिति क्या है, कि कितने लोग उस टेबल से, पोलिंग एजेंट बूथ के बाहर टेबल लगा के बैठता है, और सबको पता होता है स्थानीय लोगों को कि उनका समूह कितना वोट दे रहा है किसको, क्योंकि वो तो गांव स्तर पे होता है या मोहल्ले स्तर पे पोलिंग बूथ होता है, तो वो बहुत आसान है पता करना कि किसके पक्ष में वोट गिरा है। लेकिन क्या पोलिंग एजेंट ने उम्मीदवारों को सही बात बताई? पहला तो ये हुआ। अगर नहीं बताई तो उम्मीदवारों से क्या फीडबैक लिया तेजस्वी ने? क्योंकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी का कनेक्ट ही नहीं था लोकल लीडरशिप से, तो मुझे लग रहा है उम्मीदवार उनको कोई फीडबैक नहीं दे रहे थे। फीडबैक कौन दे रहा था? यही पेड टीम। अब एक पेड टीम के हीरो हैं प्रशांत किशोर, उनका भी रियल इलेक्शन में हाल देख लिया सब लोग। मतलब पेड टीम जो होती है प्रवीण जी, उनकी वफादारी उन पैसों के लिए होती है जिन पैसों के लिए वो काम करते हैं, बजट के लिए होती है। अपना बजट बना, 5 साल का खर्चा निकल गया, अब चलो। वो सारी पेड टीम दिल्ली और हरियाणा की। एक
कमेंट और है, वो पहले हम कमेंट ले लेते हैं। एक अतुल मिश्रा है, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने हरवाया, यानी तेजस्वी की हार के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक अश्वनी सिंह है, वो लिख रहे हैं कि चुनावी रणनीति की कमी से चुनाव हारे। ये बिल्कुल सही है कि रणनीतिक चूक हुई है तेजस्वी यादव से। अब वो चूक संजय यादव के रूप में हुई है या जिस भी रूप में हुई है, वो तो उनकी समीक्षा बैठक में सामने आएगा ही, धीरे धीरे करके परतें खुलेंगी। और मेरा जो अनुमान कह रहा है और मेरे जो सूत्र कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब संजय यादव वापस हरियाणा को जाएंगे। तो विकास जी, क्या लग रहा है कि ये चुनावी रणनीति की कमी की वजह से उनकी हार हुई है, या ये जो एक और हमारे दर्शक अतुल मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हरवाया? कांग्रेस की स्थिति तो खुद ही दयनीय है, वो हरवाने की स्थिति में और जिताने की स्थिति में क्या रहेगी? नहीं, मैं अतुल जी की बात समझ रहा हूँ वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो जब हम लोग कांग्रेस की चर्चा करेंगे तो आएगा, लेकिन कांग्रेस ने हरवाया, राहुल ने हरवाया, इसमें कहीं दो मत नहीं। एक तो टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कांग्रेस ने, और जो कृष्णा अल्लावरू हैं और जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें सब लोगों ने देखा सुना कि कैसे जीते हुए और 30-30 हजार वोट से जो हारे। और ये तारिक अनवर कह रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद खान ये कह रहे हैं, जिन्होंने अब तो इस्तीफा भी अपना सौंप दिया, वो सारी बात बता रहे हैं कि कैसे अनुभवी नेताओं से कोई सलाह नहीं ली गई। तारिक अनवर जैसे इंटेलिजेंट लीडर, मैं कहता हूं कांग्रेस में कोई मुस्लिम फेस, मैं मुस्लिम भी उनको नहीं इस रूप से मुस्लिम लीडर नहीं कहता, वो एक अच्छे लीडर हैं, कटिहार से सांसद हैं, बहुत पुराने लीडर, ये राजीव गांधी के टीम में थे। आखिर उनसे एक बार भी सलाह नहीं लिया गया, एक बार भी उनसे बातचीत नहीं की। तो ये सारी चीज दिखाती है कि जो बाहर से जो टीम आई कृष्णा अल्लावरू की, उन्होंने यहाँ के लोकल लीडर को तरजीह ही नहीं दी। और चूंकि कृष्णा अल्लावरू साउथ से हैं, उनको नहीं पता कि ये कांग्रेस यहाँ पर आरजेडी के दम पर और भाकपा माले के दम पर टिकी हुई थी, और कृष्णा अल्लावरू आके बार बार तेजस्वी को ही चैलेंज कर रहे थे। और उसके पीछे एक सांसद जी का भी हाथ था, जिन उनको लालू परिवार से लगता है कोई बैर है, पप्पू यादव जी को वो निपटाने में लगे। पप्पू यादव का नाम आप छिपा रहे हैं। पप्पू यादव जो कि आपके ही बोल तो दिया मैंने, बोल तो दिया, उसी संसदीय क्षेत्र से मतलब वो सांसद हैं, तो आप उनको बचाना चाह रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं कि पप्पू यादव। मैंने बोल दिया, बोल तो दिया कि पप्पू यादव को लालू यादव के परिवार से बैर है। दूसरा, पप्पू यादव के मन में एक खलिश भी थी कि उनके चुनाव कैंपेन में जाके तेजस्वी ने बोल दिया था, या तो हमें दीजिए वोट या एनडीए को दीजिए, इनको मत दीजिए। तो वो गुस्सा जो है उन्होंने निकाला। अब जैसे भी निकाला, पूरा अलायंस को तर तबाह कर दिया गया। और अलायंस का देखिए ये हाल है कि इतनी सीटों पर ये लोग फ्रेंडली फाइट, जैसे मैं बछवाड़ा का बताता हूं, बछवाड़ा में जो प्रवीण जी, अवधेश राय लेफ्ट से लड़ गए, गरीबदास जी, अब तो गरीबदास जी का तो ओरिजिनल नाम वैसे शिव प्रकाश गरीबदास था, लेकिन पता नहीं शिव तो बोलते ही नहीं थे कांग्रेस वाले, पता नहीं शिव प्रकाश बोल देंगे, गरीबदास ही बोलते थे, शिव प्रकाश बोलते ही नहीं थे। पता नहीं किसी ने उनको कह दिया था कि शिव प्रकाश बोलोगे तो वोट नहीं मिलेगा। अब बिना शिव प्रकाश के तो उनको वैसे भी जीतना नहीं था, शिव जी कृपा भी नहीं हुई। देखिए दूसरे नंबर पे चले गए, दूसरे नंबर चले गए। तीसरे, यहाँ जो सुरेंद्र मेहता अब तो मंत्री भी बन गए, और ये अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है बेगूसराय में, ये धानुक समाज से आते हैं सुरेंद्र मेहता। तो यहाँ इनको 1,03,43 वोट मिला। देखिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के जो इनका ऑफिशियल वैसे चुनाव आयोग पे शिव प्रकाश गरीबदास जी है, लेकिन वैसे पब्लिक में ये गरीबदास आपने सुना होगा, कभी शिव प्रकाश गरीबदास नहीं सुना होगा, पब्लिक में हमेशा गरीबदास ही बोला जाता है। 84,502 वोट इनको आया। और अवधेश कुमार राय जो सीपीआई से लड़े, उनको 21,588 वोट आए। ये हारे कितने वोट से? 15,841 वोट। अगर यहाँ पे कोई फ्रेंडली फाइट हो गई, फ्रेंडली फाइट के चक्कर में ये सीट गंवा, कम से कम ये सीट तो आराम से निकाल लेती, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसी कई सीटें प्रवीण जी, जहां मुझे लग रहा है 20 ऐसी सीटें हैं जहां बागियों ने गुड़ गोबर कर दिया। अच्छा, इसका मैसेज किया जाता है, एक सीट पर अगर मामला गड़बड़ाता है तो अगल बगल की 2-3 सीट पर मैसेज जाता है कि महागठबंधन हार रही है, इसको वोट क्यों देना। तो इधर उधर जो फ्लोटिंग, यानी जो परिधि पर खड़ा है, दीवार पे खड़ा होकर चुनाव देख रहा है, बैठकर फील्ड में चुनाव हो रहा है, दीवार पे बैठकर लोग दर्शक बैठते हैं ना, उन्होंने फैसला कर लिया करे हम तो विनिंग टीम के साथ जाएंगे। आप वैसे भी सुनते होइएगा बिहार में, जे जीतते ओकरा वोट दे देवे, जे जीतते ओकरा वोट दे देवे। तो 2-4-5% वोट इधर से ऐसे भी बढ़ जाता है। बाकी मेरी नजर में एक और लगता है कि जो परिवार में जो आपसी विवाद हुआ प्रवीण जी,
उससे बड़ा खराब मैसेज गया। और तेज प्रताप ने जो बोला कि जो तेजस्वी अपने भाई का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, उसका मैसेज खराब गया। फिर जो रोहिणी वर्सेस संजय यादव हुआ, वो तो बाद में वो विस्फोट हुआ ना, लेकिन वो लावा जो था वो उबल उबल के बाहर आ रहा था। जैसे वो बस वाला प्रकरण था कि उस न्याय रथ में, जो बस रथ आरजेडी का रथ था, उसके फ्रंट सीट पर जो बैठे संजय यादव, उस पर रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया। तो वो सारी चीजों ने भी गुड़ गोबर किया। एक और चीज जो मुझे लगता है, देखिए कि हमेशा राजपूत समाज का वोट, अधिकतर सवर्णों में राजपूत समाज का वोट निश्चित रूप से कम इस शाहाबाद और इस पूरे बेल्ट में वो जाता था आरजेडी की तरफ। और बड़े राजपूतों के बड़े नेता एक समय आरजेडी के हुआ करते थे। वो लीडरशिप खत्म हो गई और उसका कोई विरासत नहीं आया, विरासत नहीं आया। जैसे अंत में जब हार हो गई, तब लालू यादव ने जगदा बाबू को बुलाया भी कि आप आइए फिर से। और हाँ, अभी पोस्टमार्टम जगदा बाबू ही कर रहे हैं, ये भी बता दूं। और जगदा बाबू को साइडलाइन किया गया मनोज झा को आगे कर। ये भूल गए कि 2020 में इसी जगदानंद सिंह ने पूरे करीब जो शाहबाद के जितने इलाके थे उसमें घूम घूम के राजपूतों का वोट इनको दिलवाया, भूल गए। और इससे पहले मात्र 6 सीट आई थी एनडीए को। हाँ, तो ये देखिए, पहले नारा लगता था यदुवंश और रघुवंश भाई भाई, यदु रघु भाई भाई, यदुवंशी रघुवंशी भाई भाई। तो वो समीकरण को तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये मनोज झा को आगे किया गया ठाकुर का कुआं बोलने के लिए। मनोज झा जी ने बोल तो दिया ठाकुर का कुआं। उसके बाद जो यहां आप देखिएगा, आनंद मोहन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और उनको निर्देश मिला जेडीयू की तरफ से, नीतीश जी की तरफ से, कि आप मोर्चा संभालिए। इससे क्या हुआ, जो राजपूत वोट थे वो इधर आ गए। और मनोज झा में ये कैपेसिटी नहीं कि वो ब्राह्मण वोट आरजेडी को ट्रांसफर करा दे, क्योंकि ब्राह्मणों ने अगर वोट दिया होता तो अलीनगर में विनोद झा जीत जाते। बिल्कुल, लेकिन नहीं दिया। ब्राह्मण नहीं देते हैं वोट आरजेडी। लेकिन इसके बावजूद मनोज झा को आगे करके जो राजपूतों का वोट था उसमें खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी चलाया आरजेडी ने, क्योंकि जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते संजय यादव की पेड टीम को पैसा नहीं मिलना था। बिल्कुल, उस पेड टीम जो दिल्ली हरियाणा से यूट्यूबर जो आयातित किए गए, उनको जगह नहीं मिलनी थी आरजेडी के ऑफिस में। बिल्कुल, इसीलिए जगदा बाबू को ही बाद में लालू जी ने बुलाया हारने के बाद, उन्हीं को दिया कि आप रिव्यू करके बताइए क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो ये अभी तक की ये जानकारी हम लोगों के पास आई है और मुझे लगता है कि बिल्कुल विकास जी, हम लोग इसको यहीं पर रोकेंगे। आगे जैसे जैसे हमारे पास जानकारी छन छन कर आएगी, हम लोग बिल्कुल उसके साथ और अपने दर्शकों को भी और उसमें ऐड ऑन करते हुए बताएंगे कि आखिर और कमी कहां कहां रह गई। कांग्रेस के बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, विस्तार से बनाएंगे, उस पर लाइव आएंगे। फिर आप हमारे दर्शक हैं वो कमेंट करके भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की कमी कहां कहां रही। और राहुल गांधी के पीछे जो थिंक टैंक है वो क्या राहुल गांधी की नैया डुबो रहे हैं क्या, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के थिंक टैंक के लोग तेजस्वी यादव के नैया को डुबो गए। तो इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मुझे और विकास जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।